Load factors and load combinations. Structural failures usually occur under combinations of several. यानी एक बिल्डिंग पे एक टाइम पे डेड लोड भी होगा, कुछ लाइव लोड भी होगा, possibly some other loads will also be active. So loads act in combinations on the structure. So what load combinations are to be considered? What loads combinations need to be considered in order to make sure that the structure will remain safe under all probable combinations of load? We need to consider all possible load combinations, all probable load combinations. So again, the guidelines are given in this document, minimum design loads for buildings and other structures. General format uska ye hai, factored combined load represented by U is equal to some factor times one load plus another factor times another load plus another factor times another load plus another factor times another load. Alpha 1 load 1 plus alpha 2 load 2 and so on. Now this alpha is the load factor and these are the actual specified loads, load 1, load 2. So load 1 may be a dead load 2 may be live load and so on. So अल्फा इज द लोड फैक्टर हम क्यों लगाते हैं? हम सिंपली लोड 1 प्लस लोड 2 प्लस लोड 3 ऐसे क्यों नहीं करते? बिकॉज we want to account for the fact that there is a probability that the load will exceed its estimated value. यानी जितना हमने estimate कर दिया, मसलन हमने कह दिया कि ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसके अंदर जो रूम्स हैं उनके अंदर 40 psf का यूनिफॉर्म लाइव लोड हमने ले लिया, ऑक्यूपेंसी लाइव लोड. अब ये हमारा एक एस्टिमेट है 40 psf. एक्चुअली द लोड मे एक्सीड दिस एस्टिमेटेड वैल्यू. नाउ टू अकाउंट फॉर द फैक्ट that there is a probability that the load could exceed its estimated value, we use a load factor. Now how ज़ाहिर है ये greater than 1 लिया जाएगा, ठीक है? Generally speaking, this will be a load greater than 1. Now, the higher the probability of the load exceeding its estimated value, the larger is the load factor applied to that load. यानी जितनी ज़्यादा uncertainty होगी कि हमने जो estimate लगा लिया dead load का या live load का या other loads का, excuse me, तो वो load जो हमारा अंदाज़ा है, हम अपने अंदाजे में कितने सर्टन हैं या अनसर्टन हैं, जितने ज़्यादा हम अनसर्टन होंगे, अनश्योर होंगे कि लोड इससे ज़्यादा एक्सीड कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी जितना हमें ये डर होगा कि हमने जो अंदाज़ा लगाया है असल में लोड उससे ज़्यादा बढ़ सकता है, उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ज़्यादा लोड फैक्टर लगाया जाएगा. मसलन डेड लोड को एस्टिमेट करना ज़्यादा, यानी डेड लोड को हम ज़्यादा एक्यूरेटली, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एस्टिमेट कर सकते हैं और लाइव लोड को एस्टिमेट करने में हम थोड़ा सा, क्योंकि वो ज़्यादा वेरिएबल है, तो हम लेस कॉन्फिडेंटली उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, इसलिए उसके साथ हमें थोड़ा बड़ा लोड फैक्टर रखना पड़ता है, ठीक है? सो वी विल सी दीज लोड फैक्टर्स इन डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस. लेकिन ये लोड फैक्टर्स ऐसा नहीं है कि डेड लोड और लाइव लोड है तो उनका हर दफ़ा एक ही फैक्टर होगा. In different load combinations, they will have different load factors, as we are going to see in the next slides. Now, the principle behind load combinations is that generally there are three types of loads combined in a load combination. तीन तरह के loads आपको मिलेंगे. So this U is representing total factored load or total combined factored load equal to 1.2 times one or more permanent loads. यानी जो डेड लोड्स हैं उनके साथ हम कोई परमानेंट लोड होगा जैसे वो डेड लोड कह रहे हैं, और 1.2 उसके साथ फैक्टर लगा होगा, प्लस कोई और लोड होंगे जिसका नाम होगा प्रिंसिपल वेरिएबल लोड, यानी जिसका नाम से मुराद है कि जो एक प्रिंसिपल वेरिएबल लोड होगा, या उसको डोमिनेंट वेरिएबल लोड भी आप कह सकते हैं, जैसे लाइव लोड हो गया, स्नो लोड हो गया, या अदर्स जो वेरिएबल लोड्स हैं उनके साथ फैक्टर होगा 1.6, और एक या एक से ज्यादा उसके साथ कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड्स होंगे. यानी असल में तो हम अंदाजा, यानी असल में तो हम डर रहे हैं इस
प्रिंसिपल वेरिएबल लोड को, यानी हम कह रहे हैं कि वेरिएबल लोड तो परमानेंट लोड तो एक आधा ही होगा ना परमानेंट लोड, तो एक तो परमानेंट लोड होगा, बाकी वेरिएबल लोड्स होंगे। अब वेरिएबल लोड्स में एक टाइम पे एक वेरिएबल लोड हमारा प्रिंसिपल वेरिएबल लोड होगा जिसके साथ हम बड़ा फैक्टर लगाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त उस लोड कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल वेरिएबल लोड होगा। और उसके साथ साइमल्टेनियसली जो दूसरे लोड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि वेरिएबल लोड्स होंगे, उनको हम कहेंगे कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड्स। उनके साथ हमारा फैक्टर, अब ये फैक्टर 1 से भी छोटा होगा या मैक्सिमम 1 होगा, इसलिए कि अगर ये वाला लोड अपने मैक्सिमम पे है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी के ये वाला अगर वेरिएबल लोड अपने 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 मैक्सिमम पे है, तो ये जो दूसरा वेरिएबल लोड है वो जरूरी नहीं कि उसी वक्त ही सेम टाइम पे मैक्सिमम पे हो। यानी मसलन लाइव लोड, ऑक्यूपेंसी लाइव लोड अगर मैक्सिमम पे है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है कि स्नो लोड भी मैक्सिमम के ऊपर हो। यानी अगर एक वेरिएबल लोड अपने मैक्सिमम के ऊपर है, यानी ये तो हो सकता है कि ये किसी वक्त मैक्सिमम पे हो और ये सम जनरल वैल्यू हो लेस देन मैक्सिमम, और दूसरे की सिचुएशन में ये दूसरा वाला लोड मैक्सिमम पे पहुंचे, जिस केस में हम इसको प्रिंसिपल वेरिएबल कहेंगे, और जो ऑक्यूपेंसी लाइव लोड है वो फिर मैक्सिमम, यानी इट इज नॉट प्रोबेबल, ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट ऑल लोड्स विल बी प्रेजेंट एट देयर मैक्सिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम। ठीक है, so therefore when a principal variable load is at its maximum, the other companion action variable loads are expected to be at some % of their maximum loads, इसलिए हम उसको फैक्टर 0.2 to 1.0 का लगा रहे हैं। Let's see some load combinations in the design of structural members in buildings that are not subjected to significant wind or earthquake forces। यानी अगर विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसे मैं अगर लाहौर की बात करूं तो यहाँ पे ना कोई ज़्यादा विंड लोडिंग्स हैं ना ज़्यादा अर्थक्वेक लोड्स हैं, तो उस केस में ओनली द फॉलोइंग 2 लोड कॉम्बिनेशंस आर यूजुअली यूज्ड। U equal to 1.4D, U is the total factored combined load equal to 1.4D। इस पहली लोड कॉम्बिनेशन, इसके अंदर बस एक ही लोड है, डेड लोड। ठीक है, 1.4D, 1.4 is the load factor, D is the specified dead load जो आपने एस्टिमेट किया होगा। ठीक है, अब अच्छा मैं ये तरीका यूज कर रहा हूँ। परमानेंट लोड को मैं ब्लैक में यूज कर रहा हूँ, प्रिंसिपल वेरिएबल लोड को मैं रेड में, और कंपेनियन एक्शन जो वेरिएबल लोड्स हैं उनको मैं ब्लू में यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप इजीली उसको फिगर आउट कर सकें। इसमें एक ही लोड है, आल्दो ये डेड लोड है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज अ, इसमें इसको लोड कॉम्बिनेशन कहना भी शायद ठीक ना हो, लेकिन इसको भी ये भी लोड कॉम्बिनेशन है, आल्दो इसमें एक ही लोड है 1.4 डेड। दूसरा लोड कॉम्बिनेशन 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव प्लस 0.5 टाइम्स वन ऑफ दीज लोड्स, जो भी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, ओनली द लार्जेस्ट ऑफ roof live load, snow load and rain load is used with the other two taken equal to 0। ठीक है, आपने अलग से तीनों को पहले कैलकुलेट कर देना है, रूफ लाइव लोड, स्नो लोड और रेन लोड। तो इन तीनों में से जो बड़ा आंसर होगा वो यहाँ पे आएगा, यानी या सिर्फ एल आर होगा या सिर्फ एस होगा या आर होगा, कौन सा वाला होगा जो मैक्सिमम होगा इन तीनों में। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये रूफ लाइव लोड, स्नो लोड या रेन लोड, ये रूफ से रिलेटेड लोड्स हैं, रूफ लोड्स हैं। ये उन मेंबर्स पे अप्लाई होंगे, ओनली अप्लाइज टू मेंबर्स सपोर्टिंग रूफ लोड, जैसे रूफ की स्लैब हो गई, बीम सपोर्टिंग रूफ स्लैब, और ऑल कॉलम्स एंड फुटिंग्स, क्योंकि कॉलम्स और फुटिंग्स तो रूफ लोड को भी ले रहे होंगे और दरमियान में जो फ्लोर्स हैं उनका लोड भी ले रहे होंगे। तो जो आपका सिर्फ उन मेंबर्स के लिए बाहर इसकी वैल्यू होगी। अदर for those members not supporting any roof load, the load combination will reduce to 1.2 dead plus 1.6 live, and this is the most commonly used load combination। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो L लिखा हुआ है लाइव लोड, ये आप उस टेबल से उठाएंगे। ठीक है,
फॉर द कॉमन केस ऑफ अ मेंबर सपोर्टिंग डेड एंड लाइव लोड ओनली, यानी कि जो मेंबर रूफ लोड का सपोर्ट ना कर रहा हो, सिर्फ डेड और लाइव लोड को सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू U equal to 1.2 dead plus 1.6 live. If the roof load exceeds the floor live loads, if the roof load exceeds the floor live load, यानी जैसे हम ये इस कॉम्बिनेशन को देख रहे थे, इसमें प्रिंसिपल वेरिएबल लोड क्या है, इसमें परमानेंट लोड डेड लोड है, प्रिंसिपल वेरिएबल लोड ये ऑक्यूपेंसी लाइव लोड है, और ये इसके साथ कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड है, ठीक। लेकिन अगर इनकी वैल्यू, इनमें से जो बड़ी वैल्यू आती है वो वैल्यू बड़ी हो कंपेयर टू दिस लाइव लोड, ठीक है, अगर इन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो आंसर बड़ा आ रहा हो आपका कंपेयर टू दिस, तो फिर हमें ये कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन? 1.2 डेड, उसी तरह परमानेंट लोड के साथ 1.2 का फैक्टर, और उसके बाद फिर 1.6 टाइम्स लार्जर ऑफ दीज थ्री, जो भी वैल्यू हो, रूफ लाइव लोड, स्नो लोड या रेन लोड। तो अब हमने इसके साथ फैक्टर 1.6 कर दिया, क्यों? यहां पे हम उसको प्रिंसिपल वेरिएबल लोड के तौर पे ले रहे हैं। रूफ लाइव लोड इज अ प्रिंसिपल वेरिएबल लोड इन दिस कॉम्बिनेशन, तो इसलिए उसके साथ प्रिंसिपल वेरिएबल लोड के साथ 1.6 का फैक्टर, और ये यहाँ पे लाइव लोड जो लिखा हुआ है, या फिर हाफ ऑफ विंड लोड, W फॉर विंड लोड, यहाँ पे ये लाइव लोड या विंड लोड कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड है, यानी जब ये अपने मैक्सिमम पे होगा, अगर बर्फबारी मैक्सिमम पे हो रही होगी, तो उसी टाइम पे जो आपकी बाकी ऑक्यूपेंसी लोड्स हैं या विंड लोड है, वो फिर अपने मैक्सिमम पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि होंगे, या अगर होंगे भी तो हम इनके साथ फैक्टर मैक्सिमम 1 का लगाएंगे लाइव लोड के साथ, और विंड लोड हम एक्सपेक्ट, यानी ये कॉम्बिनेशन हो जाना कि आपका रूफ के ऊपर यानी बर्फबारी भी हो रही हो अपनी मैक्सिमम लेवल पे, और साथ ही मैक्सिमम लेवल का विंड लोड भी लग रहा हो, ये नहीं हो सकता, मतलब कि बहुत कम चांस है इसका, ठीक है। या विंड लोड अपने मैक्सिमम पे होगा तो ये फिर अपने मैक्सिमम पे नहीं होगा, फिर उस केस में हमने यानी ये बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि एक लोड प्रिंसिपल वेरिएबल लोड होगा जिसके साथ 1.6 का फैक्टर, और दूसरे कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड्स होंगे जो कि जिसके साथ फैक्टर मैक्सिमम 1 होगा और नॉर्मली लेस देन 1 का फैक्टर होगा, ठीक है। ओके अच्छा, ये मैंने आपको ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ये मैं एक और बुक है वहां से आपको पढ़ाया है, ये मैं आपको बुक शेयर कर लूँगा। ये बुक है, मैं आपको बुक बाद में दिखा देता हूँ कौन सी बुक है। लोड फैक्टर्स एंड लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशंस स्पेशली जो मैंने आपको पढ़ाया, और उसके अलावा जो लोड्स हैं वो भी मैंने इसी बुक में से आपको मेनली पढ़ाए हैं। मैं इसकी तरफ वापस आ रहा हूँ लोड कॉम्बिनेशंस की तरफ, लेकिन ये आप देख लीजिएगा, ये इसको छोड़ दें बेशक बीच में, ये अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, जो न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहा है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। ये भी आप छोड़ दें, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर ये भी आपसे रिलेटेड नहीं है। ये लोडिंग्स एंड एक्शंस, इसमें भी आप चले जाएं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। लोडिंग स्पेसिफिकेशन, डेड लोड्स, लाइव लोड्स, जितना पढ़ाया है वो अब पढ़ना है, बस देखना है अगर आप पढ़ना चाहें इसको। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं, जो आपसे नहीं रेलेवेंट अभी, उनको मैंने छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट डॉक्यूमेंट दिखाना था कि मैंने यहाँ से पढ़ाया आपको। अच्छा, ये मैंने लोड कॉम्बिनेशंस, इनको मैंने डिस्कस कर दिया, U इक्वल टू 1.4D, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है, और फिर मैंने ये भी डिस्कस कर दिया, इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद एक और लोड कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है, इसको मैंने स्लाइड में अभी नहीं डाला था। ये परमानेंट लोड है, उसमें ये उसके अंदर प्रिंसिपल वेरिएबल लोड है, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये उसके साथ कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड्स है, 2 कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड्स, ठीक है। यानी इस केस में हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि विंड जो है वो अपने मैक्सिमम पे होगा, और ये जो विंड है ये
यानी ये समझ लें कि उसको हम स्ट्रेंथ लेवल विंड कहते हैं, लेकिन बहरहाल आपको शायद उसका ना पता हो, लेकिन बहरहाल ये इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। विंड लोड, विंड लोड कैसे कैलकुलेट करना ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर कैलकुलेट करके अगर आप कल को स्टील स्ट्रक्चर में जब डिजाइन में जाएंगे तो आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। जब उसको यूज करेंगे तो इस तरह से आपने उसको यूज करना है, ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन के अंदर। ये लाइव लोड तो आपको पता चल चुका है, ये रूफ के लोड्स आपको पता है। सो इस केस में दिस विंड लोड इज, यहाँ पे विंड लोड प्रिंसिपल वेरिएबल लोड है और ये दो कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड्स हैं। यहाँ पे विंड लोड कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड था, इसलिए उसके साथ 1 का फैक्टर नहीं था। विंड के साथ हम मैक्सिमम 1 का फैक्टर लगाते हैं, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल वेरिएबल लोड है, अगर कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड है तो फिर 1 से कम। अच्छा, अर्थक्वेक लोड्स अगर प्रेजेंट हैं और सिग्निफिकेंट हैं तो फिर उसके इसमें ये लोड कॉम्बिनेशन आपको यूज करनी होगी। उस यहाँ पे अब क्या चीज सिचुएशन है, दिस इज द परमानेंट लोड ई फॉर अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक लोड को हमने ई से रिप्रेजेंट किया। अर्थक्वेक लोड यहाँ पे प्रिंसिपल वेरिएबल लोड है, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब मैक्सिमम अर्थक्वेक होगा तो जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे ये बाकी चीजें भी मैक्सिमम पे होगी। तो फिर हमने उसके साथ दो कंपेनियन एक्शन वेरिएबल लोड्स, ऑक्यूपेंसी लाइव लोड और स्नो लोड, ठीक है। अब इसमें स्नो की वैल्यू आपको बहुत कम नजर आ रही है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ग्राउंड शेक करेगा, बिल्डिंग शेक करेगी तो स्नो खुद ही शेक हो जाएगा, ठीक है। स्नो लोडिंग खुद ही, काफी सारा जो स्नो लोडिंग है वो अगर होगी भी तो वो गिर जाएगी। अच्छा, कुछ केसेस में स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को चेक करना होता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल कंसर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्टेबिलिटी का कंसर्न होता है, यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी, कि वो बिल्डिंग आपका स्ट्रक्चर ओवरऑल स्टेबल है या नहीं है, यानी रिएक्शंस आर एनफ हैं टू कीप द स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम आर नॉट। तो उसको अगर स्टेबिलिटी को चेक करना हो और डेड लोड जो है वो आपके फेवर में जा रही, वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे काम कर रही हो, तो अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग, तो उस केस में डेड लोड के साथ हम फैक्टर 0.9 डेड का लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारे फेवर में जा रहा है, ये स्टेबलाइजिंग फोर्स है। और विंड लोड ये एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है सॉरी, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, यानी विंड लोड लेटरल लोड है ना, जब एक बिल्डिंग पे लगेगा तो वो उसको डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, उसको ओवरटर्न करना चाहेगा या स्लाइड करना चाहेगा। तो इस केस में डेड लोड आपको जितना हैवी चीज होगी उसको ओवरटर्न करना उतना मुश्किल होगा ना, जितना उसका डेड लोड ज्यादा होगा बिल्डिंग का। इसी तरह उसको स्लाइड करना भी उतना मुश्किल होगा। तो उस केस में जब हम डेड लोड का एस्टिमेट लगाएंगे तो वो डेड लोड के साथ 1.2 का फैक्टर अब नहीं लगाएंगे, अब हम 0.9 का फैक्टर लगाएंगे, इसलिए कि हम सेफर साइड पे रहना चाह रहे हैं। हम इस केस में हमें डर ये होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डेड लोड को ओवर एस्टिमेट कर दे, तो हम थोड़ा सा अपने एस्टिमेट से छोटा फैक्टर 0.9 का फैक्टर लगाएंगे, और ये इस केस के अंदर डिस्टेबलाइजिंग। अर्थक्वेक जो लोड है, अगर डिस्टेबलाइजिंग लोड अर्थक्वेक का लोड है, लेटरल लोड, हॉरिजॉन्टल लोड, तो फिर अगेन ये वाली कॉम्बिनेशन। बाकी कुछ और लोड कॉम्बिनेशंस हैं, बट दोज आर नॉट सुटेबल फॉर यू एट दिस स्टेज टू गो थ्रू। तो ये लोड कॉम्बिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, लोड्स को कैसे यूज करना है, कंबाइंड लोड कैसे कैलकुलेट करना है। लोड्स के बारे में, ये जो लोड कॉम्बिनेशंस हैं इनको हम दो तरह से कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। मसलन अगर डेड लोड है, यानी लोड कॉम्बिनेशंस को डील करने के दो तरीके हैं। मसलन ये एक बीम है, मैं आपको मतलब कि एक, लेट्स से एक बीम है, बीम पे जब आप लोड निकालेंगे, वो अभी हमने डिस्कस तो नहीं किया उसको। फॉर एग्जांपल उसके ऊपर आपने लोड कैलकुलेशंस कर ली और आपके पास जस्ट अ मिनट,
अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस हैं आपके पास। मसलन आपने ये डेड लोड निकाल दिया, लेट्स से मैं जस्ट नंबर थ्रो कर रहा हूँ इस केस में, लेट्स से 3 किप पर फुट। बीम पे तो लोड इसी तरह निकालेंगे ना, लाइन लोड की फॉर्म में। वो तो स्लैब जब होगी उस केस में पाउंड किप पर फुट स्क्वायर में या पाउंड पर फुट स्क्वायर में लिखेंगे ना। बीम के केस में तो फिर अल्टीमेटली हमें उसको लाइन लोड में कन्वर्ट करना होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और प्लस आपने लाइव लोड कैलकुलेट कर लिया, लेट्स से 4 किप पर फुट। अब इसमें ये होगा कि आप दो तरीकों से इसको डील कर सकते हैं। एक तो यू आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव, यूं करके आप ऐसे निकाल दें 1.2 3 किप पर फुट और प्लस 1.6 टाइम्स 4 किप पर फुट। तो उसके बाद जो है वो आप इसका एक आंसर ले लें, ठीक है। लेट्स से आंसर आपको जो भी आ जाता है, लेट्स से ये 3.6 हो जाएगा और वो 6.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 किप का लोड बन गया, 10 किप पर फुट। ये आप अप्लाई कर दें अपनी बीम पे। ठीक है, इसको हम ऐसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू एल और डब्ल्यू डी। डब्ल्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड, ठीक है। सिंबल हम इस तरह यूज करेंगे और इसको हम डब्ल्यू यू फिर कहेंगे, 10 किप पर फुट। ये आप अप्लाई कर दें और फिर आप फर्दर एनालिसिस करें। मसलन आप यहाँ पे शेयर फोर्सेस निकालें, उस शेयर फोर्स को फिर हम वी यू कहेंगे। और मतलब कि आप शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर दें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर दें, ठीक है। आप वहाँ से वी यू और एम यू निकाल दें। इसको फिर हम वी फॉर शेयर, एम फॉर मोमेंट। यू जो नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये बता रहा है कि आपने इस शेयर को जो कैलकुलेट किया है ये बेस्ड ऑन फैक्टर्ड शेयर कैलकुलेट किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये होगा कि आप अलग से ये कर दें, 3 किप पर फुट और प्लस है आपके पास लाइव लोड, लेट से 4 किप पर फुट। अब आप यहाँ शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये ड्रॉ कर दें, ये भी ड्रॉ कर दें, ठीक है। और अब आप ड्रॉ कर, यानी मसलन आपने यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम बना दी। अब आप उनके ऊपर फैक्टर्स अप्लाई कर दें। मसलन मैं अगर सिर्फ शेयर की बात करूं अभी फिलहाल, तो यहाँ से आपके पास वी डी आ जाएगा, वी डी फॉर डेड, ठीक है, डेड लोड की वजह से शेयर। और यहाँ पे आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर दें लाइव लोड की वजह से। और फिर आप उनसे वी यू कैलकुलेट कर दें इक्वल टू 1.2 वी डी प्लस 1.6 वी एल। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। ये वाला तरीका आसान है, लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह से कर रहा है तो ये भी ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि चलें उसकी तरफ बाद में आ जाएंगे। सो दिस इसी तरह अगर एम यू होगा तो वो एम यू भी इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.2 एम डी प्लस 1.6 एम एल, ठीक है। समटाइम्स अगर तो दोनों जो लोड्स हैं वो इस तरह के हैं तो फिर तो ठीक है, आप आराम से उसको कर सकते हैं, ऐड अप कर लेंगे इजीली। तो बेहतर है कि इस तरह यहीं पे ऐड अप करके इस तरह से इकट्ठा ही उसको एनालिसिस कर दें। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपके पास कुछ लोड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कुछ लोड पॉइंट लोड्स की फॉर्म में होते हैं। मसलन अगर आपके लोड कुछ इस तरह से गिवन है, डब्ल्यू डेड इक्वल टू लेट्स से यही 3 किप पर फुट, W live इक्वल टू 4 किप पर फुट, और एडिशनली एक और कोई पॉइंट लोड लग रहा हो,
लेट्स से वो भी डेड लोड हो 6 जस्ट मिनट 0.5 किप पर फुट, ठीक है। लेट्स से इस तरह से लोड लग रहे हैं। अब ये अगर लोड्स लग रहे हैं, अब आप इस लोड और इस लोड को ऐड अप नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि फिर उस केस में आपको ये तरीका करना पड़ता है। इसकी वजह से अलग से शेयर निकालेंगे, इसकी वजह से अलग निकालेंगे, इसकी वजह से अलग निकालेंगे, और यानी फिर हम यानी कहने का मतलब है कि अब इस डेड लोड की वजह से अलग से शेयर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसकी वजह से अलग शेयर, अच्छा सॉरी, ये किप पर फुट नहीं, मैं सिर्फ किप कह रहा था। ये पॉइंट लोड है, इसकी वजह से अलग से शेयर डायग्राम। मसला अगर एक कैंटिलीवर है, उसके मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, अक्सर आपने दीवार आखिर में देखी होगी यहाँ पे, उसका लोड फिर एक पॉइंट लोड के तौर पे होगा। अगर ये सिचुएशन है तो आप जस्ट ऐड नहीं कर सकते इनको, आपको अलग से इन दोनों यानी आप अलग अलग अप्लाई करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अगर मैं थोड़ा सा ये बाकी मिटा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको एनालिसिस अब आप इस तरह से करेंगे, यू विल टेक इट इक्वल टू दिस, सुपरपोजिशन यूज कर लेंगे। एक दफ़ा ये लगाया W डेड, फिर आपने सिर्फ ये लगाया P डेड। इसके साथ आप चाहे यहीं पे फैक्टर लगा दें या ना भी लगाएं, ठीक है। और इसकी वजह से आप शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट कर दें ड्यू टू WD। इसी तरह V डेड आप कैलकुलेट कर दें ड्यू टू PD, और फिर आप दोनों को ऐड अप कर दें। इससे आपके पास टोटल डेड लोड टोटल शेयर ड्यू टू डेड लोड आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि या आप डायरेक्टली लोड्स को ऐड अप कर दें या लोड इफेक्ट्स को ऐड अप कर दें, दोनों सिचुएशन में आपको अलाउड है। अगर वो लोड्स ही डायरेक्टली ऐड अप हो सकते हैं, फिर आप लोड्स को ऐड अप करके फिर लोड इफेक्ट से मुराद शेयर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट या अदर लोड इफेक्ट जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सियल फोर्सेस हैं, जो भी फोर्सेस हैं। सो आप या तो डायरेक्टली लोड्स को ऐड अप कर लें या लोड इफेक्ट्स को ऐड अप कर लें, दोनों सिचुएशन में आप कर सकते हैं। 328 से लेके ये आ गए हम 335 तक, और फिर हम आ गए 337 से दहिया कल्बी तक, और ये हम आ गए मोहम्मद अनस से सना रफ़ीक तक, और ये फाइनली जैन अली तक। ठीक हो गया। ये मैंने अटेंडेंस आपके रिकॉर्ड कर लिया, एंड दैट्स इट।